हाँ विद्यार्थियों, आ जाइए। आज फिर से दोबारा स्वागत है। मैं विशाल शर्मा स्वागत करता हूँ आज किसी नए टॉपिक के साथ में। आप लगातार मेरी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फटाफट जल्दी से, और लगातार शेयर करते रहिए जिससे आप नए से नए वीडियोस को मेरे को देख सकें। देखिए दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक लेने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रत्येक एग्जाम में लगभग बन जाते हैं इसका एक नए क्वेश्चन। तो मैं आज जो टॉपिक ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ कौन सा, उत्सर्जन तंत्र। और उत्सर्जन तंत्र भी हम मानव का पढ़ने वाले हैं, मानव उत्सर्जन तंत्र। तो आप लगातार जो भी क्वेश्चंस हैं मुझे आप कमेंट करें। लगातार जो भी क्वेश्चंस हैं उन कमेंट्स फटाफट करते रहें लगातार, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक होगा वो कौन सा है, उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम। हाँ तो दोस्तों आ जाइए। आज का जो टॉपिक लिया गया है वो क्या है, उत्सर्जन तंत्र। अच्छा टॉपिक है, देखते चलिए फटाफट कौन सा है, उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम। नाम से स्पष्ट है, हम जानते हैं सब ढंग से इसको पूरी तरीके से। उत्सर्जन से मतलब क्या है, उत्सर्जन से तात्पर्य क्या है, जो भी अपशिष्ट पदार्थ है, जो भी शरीर में अनुपयोगी जो पदार्थ है उसको शरीर से बाहर की ओर त्यागना या बाहर निकालना शरीर से, वो क्या कहलाएगा, उत्सर्जन कहलाएगा। ठीक है, तो फटाफट आ जाइए, देखते रहिए लगातार वीडियोस को। और देखिए आप टॉपिक की अगर बात करें तो उत्सर्जन तंत्र, तो शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन। अब कैसे उत्सर्जन हो, ह्यूमन में कैसे हो, तो उसकी हम थोड़ी सी क्वेश्चंस की अब बात करेंगे, अप्लाई करते हैं लगातार। तो देखिए उत्सर्जन के हिसाब से बात करें तो कुछ टाइप्स है। जैसे पहला जो टाइप हो गया वो हो गया अमोनोटेलिक। देखिए थोड़ा सा शब्दों को देखते हैं दोबारा। एक तो हो गया अमोनोटेलिक, दूसरा हो गया अमीनोटेलिक। मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, देखो दोबारा। एक हो गया यूरोटेलिक। अमोनोटेलिक से क्या तात्पर्य है, जो अमोनिया उत्सर्जन करते हैं, ऐसे प्राणी, ऐसे जीव, ऐसे सजीव जो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में क्या त्यागेंगे, अमोनिया का उत्सर्जन करेंगे, अमोनोटेलिक कहलाते हैं। तो कुछ प्रोटोजोअन्स जैसे प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, ये कुछ ऐसे जीव हैं जो क्या करते हैं, अमोनिया का उत्सर्जन उत्सर्जी पदार्थ के रूप में दर्शाते हैं। दूसरा है अमीनोटेलिक, तो अमीनो एसिड्स के रूप में जो उत्सर्जन करेंगे। यूरोटेलिक, जो कि हम लोग हैं या फिर अधिकांश स्थलीय प्राणी यूरोटेलिक कहलाते हैं, जो कि यूरिया जैसे पदार्थों का क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। यूरिया जैसे पदार्थों का क्या करते हैं, उत्सर्जन करेंगे। तो इस तरह से मानव जो है यूरोटेलिक प्राणी हो गया, जो कि किसका उत्सर्जन करता है, यूरिया का। ठीक है, तो हमारा जो मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या हो गया, यूरिया। दोबारा मैं बात करता हूं, तो दोबारा एक बार थोड़ा सा देखते चलिए फटाफट। ये उत्सर्जन का मतलब क्या हो गया कि शरीर से अनुपयोगी पदार्थ को बाहर निकालना, बाहर की ओर त्यागना ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन। तो उत्सर्जन के लिए अब अंग कौन से हैं हमारे शरीर में। मैं मानव की बात करूं तो मानव में उत्सर्जी अंग कौन से हैं। तो पहला और सबसे महत्वपूर्ण जो अंग है वो क्या है, वृक्क या किडनी। पहला सबसे महत्वपूर्ण अंग है वृक्क या किडनी। ठीक है, तो वृक्क या किडनी की अब यहां से दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं काफी सारे। पहला जो जैसे क्वेश्चन बनते हैं स्ट्रक्चर के और फिर इनके फंक्शंस के। तो सबसे पहले हम इसकी संरचना की बात करते हैं, स्ट्रक्चर की बात करते चलते हैं। तो इससे अपने जनरल साइंस में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कौन से हैं, तो वृक्क की संरचना। देखिए दोबारा, तो वृक्क की संरचना की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि हमारे शरीर में, मानव शरीर में वृक्क की संख्या कितनी है दोस्तों, 2 संख्या है। यानी कि हमारे शरीर में किडनी कितनी पाई जाती हैं, 2 पाई जाती हैं, जो कि उदर गुहा यानी कि जो हमारा स्टोमक आमाशय है, उदर गुहा के निचले हिस्से में पाए जाएंगे। उदर गुहा का जो निचले का हिस्सा है, यहां पर 2 वृक्क या 2 किडनियां पाई जा रही हैं। दूसरी चीज, ये जो वृक्क हैं ये रेट्रोपेरिटोनियल होते हैं। मतलब क्या है इसका मतलब, रेट्रोपेरिटोनियल मतलब जो दोनों वृक्क हैं उनके ऊपर जो है आवरण तो है लेकिन पूरे पे नहीं है, केवल एक तरफ ही आवरण पाया जाता है। रेट्रोपेरिटोनियल का मतलब ये क्या हो गया,
वृक्क की अगर बात करें तो पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि वृक्क हमारी शरीर में कितनी संख्या में पाए जाते हैं। तो वृक्क कितने पाए जाते हैं, एक जोड़ी वृक्क हैं जो कि कशेरुकदंड जो हमारी बैकबोन रीढ़ की हड्डी है, कशेरुकदंड के दोनों ओर स्थित हैं, दोनों ओर जो हैं अपने उदर गुहा के निचले हिस्से में पाए जाते हैं। तो कितनी संख्या हो गई इनकी, 2 या 1 जोड़ी। दूसरी चीज देखिए दोस्तों, एक शब्द है ये रिट्रोपेरिटोनियल है, मतलब इसका मतलब क्या है, जो वृक्क जो है इनकी केवल अधर सतह पर पेरिटोनियम का आवरण पाया जाता है, केवल अधर सतह पर आवृत है, अधर सतह आवृत है, शेष जो बची सतह है उस पर आवरण नहीं पाया जा रहा है। तो ये कैसे हो गए, रिट्रोपेरिटोनियल। ठीक है। दूसरी चीज, इनकी आकृति कैसी है, तो वृक्क हमारे शरीर में सेम के बीज के समान आकृति है, जिनका वेट अगर देखा जाए वजन 150 ग्राम है, लगभग जो है 150 ग्राम का एक वृक्क होता है, जो कि लगभग 4 से 11 सेंटीमीटर आमाप के दर्शित होते हैं, लगभग 4 से 11 सेंटीमीटर आमाप रखते हैं। अब देख सकते हैं हम, क्योंकि हमारे दाएं शरीर यानी कि दायां जो हमारा भाग है शरीर का, दायां उसमें यकृत भी है। अब जब यकृत है तो यकृत भी भाई जगह ले रहा है कहीं ना कहीं, तो यकृत अपना स्थान घेर रहा है, इस वजह से जो दायां वृक्क है ये थोड़ा नीचे की ओर है और बायां वृक्क थोड़ा ऊपर की ओर है। तो हम समझ सकते हैं, मैंने लिखा है यहाँ पर, आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको आप रिकमेंड कर सकते हैं, दोबारा देख लीजिए। जो दायां वृक्क है वो थोड़ा निचले हिस्से में है, नीचे की ओर है, बायां वृक्क थोड़ा ऊपर होगा, जिनका आमाप 4 से 11 सेंटीमीटर और वजन 150 ग्राम होगा, सेम के बीज के समान आकृति है। और किस तरह से किस स्ट्रक्चर रखते हैं, रिट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर ये दर्शाते हैं। कशेरुकदंड के दोनों ओर हैं, 2 या 1 जोड़ी इनकी संख्या होती है। हम लोग डायग्राम को भी थोड़ा समझ सकते हैं, एक बार दोबारा देख लीजिए डायग्राम को। तो देखिए ये जो हमको दिखाई दे रहा है, ये इस तरह से जो आवरण दिखाई दे रहा है, ये क्या हो गया, आवरण जो कि केवल कहां पर है, अधर सतह पर आवरण पाया जा रहा है पेरिटोनियम का। ठीक है। दूसरी चीज क्या है, देखिए जो वृक्क जो है इसका जो बाहरी भाग है, जो पश्च भाग है, ये तो उभरा हुआ होता है, और जो ये अग्रभाग है ये कैसा होता है, दसा हुआ होता है। तो पश्च भाग तो उभरा हुआ है और अग्रभाग दसा हुआ है। तो ये जो अग्रभाग है, ये वाला जो अग्रभाग है, ये क्या कहलाता है, हाइलम। क्या कहलाता है दोस्तों, ये जो भाग है ये वाला, ये भाग क्या कहलाता है, हाइलम कहलाता है। इस हाइलम में फिर क्या है, क्यों पाया जाता है, तो देखिए हाइलम में, हाँ तो देखिए जो हाइलम है मतलब क्या हुआ, ये दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, आप थोड़ा सा देखिए। जो पश्च भाग है जो कि उभरा हुआ है, तो ये वाला भाग कैसा है, थोड़ा उभरा हुआ है, और ये भाग थोड़ा दसा हुआ है, तो दसा हुआ भाग क्या कहलाएगा, हाइलम कहलाएगा। हाइलम में इस तरह की नलिका जाकर जुड़ती है जो कि क्या कहलाती है, पेल्विस, और इसके अलावा वृक्क धमनियां, वृक्क शिराएं भी यहां जुड़ी होती हैं। तो हाइलम एक जुड़ने का स्थान है जहां पर पेल्विस और वृक्क की जो अन्य नलिका, धमनी, शिराएं जाकर जुड़ती हैं। ठीक है। दूसरी चीज और देखिए आप लोग, यहां पर जो वृक्क में इस तरह से जो उभारनुमा जो संरचनाएं आपको दिखाई दे रही हैं, ये उभारनुमा संरचना क्या कहलाती है, पिरामिड्स कहलाती हैं। जो पिरामिड्स जो एक वृक्क में लगभग 12 से 13 पिरामिड्स पाए जाते हैं, और पिरामिड्स के फलस्वरूप बनी जो एक गर्तनुमा संरचना है वो क्या कहलाएंगी, ब्रिटनी के वृक्क स्तंभ या रेननकुलम ऑफ ब्रिटनी कहलाते हैं। वृक्क का जो बाहरी भाग है वो क्या कहलाएगा, कॉर्टेक्स, और भीतरी भाग क्या कहलाएगा, मेडुला। तो हम दोबारा देख सकते हैं इस चीज को कि भाई ये तो जनरल क्वेश्चन हो गए हैं कि संख्या कितनी है, आमाप कितना है, आकार कितना है, 150 ग्राम इनका वेट है। पश्च भाग क्या कहलाएगा, पश्च भाग उभरा हुआ है, अग्रभाग दसा हुआ है, दसा हुआ भाग हाइलम कहलाएगा, और हाइलम में पेल्विस, धमनी, शिराएं आकर जुड़ती हैं। जो ये भीतर की ओर जो उभरे हुए भाग हैं वो पिरामिड्स कहलाते हैं। इनमें जो गर्तनुमा स्ट्रक्चर वो रेननकुलम ऑफ ब्रिटनी कहलाती हैं। इसके अलावा देखिए आप इस पर जो है वो छोटी छोटी पॉइंटेड संरचनाएं हैं, छोटी छोटी नलिकाएं पाई जा रही हैं, जिन्हें क्या कहेंगे, मेल पिगी बॉडी, जो कि वृक्क को पॉइंटेड बनाती है, थोड़े पॉइंटेड स्ट्रक्चर प्रदान करती हैं। अब बात करते हैं हम लोग कि भाई ये तो वृक्क की बात हो गई, वृक्क की क्रियात्मक संरचनात्मक इकाई क्या होती है, तो वृक्क की क्रियात्मक संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है।
तो हम पहले नेफ्रॉन की अगर बात करें तो नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रॉन कितनी संख्या में पाई जाती हैं, किस तरह की स्ट्रक्चर रखते हैं, तो उन सब की हम बात करते हैं। तो क्या हो पढ़ते हैं, बात करते हैं। हाँ तो देखिए, वृक्क की जो संरचनात्मक जो इकाई है वो क्या है, नेफ्रॉन। तो पहला यह क्वेश्चन बनता है, वृक्क की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। नेफ्रॉन होता क्या है दोस्तों, नेफ्रॉन एक नलिकाकार संरचनाएं हैं, नलिकाकार जो स्ट्रक्चर है, जो कि एक वृक्क में लगभग 10 से 12 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। 10 से 12 लाख जिनकी संख्या होती है नेफ्रॉन की, काफी मात्रा में छोटी छोटी नलिकाएं हैं ये, ठीक है, जिसके 3 पार्ट हो सकते हैं। हम थोड़ा सा इसको थोड़ा और डीपली देखते हैं। 2 प्रकार की नेफ्रॉन होती है, एक तो होती है कॉर्टिकुलर और एक होती है जुक्सा। मतलब 2 प्रकार की नेफ्रॉन हैं जिनके नाम मैंने लिखे हैं यहाँ पर, कॉर्टिकुलर और जुक्सा। प्रत्येक नेफ्रॉन के 3 भाग हैं। पहला भाग कहलाता है, जो सबसे ऊपरी आपको दिखाई दे रहा है, मेलपी की बॉडी, मेलपी की काय, जो कि ऊपर की ओर एक इस तरह की स्ट्रक्चर बनाता है, मेलपी की काय, जिसमें जो ये प्यालेनुमा स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, प्यालेनुमा स्ट्रक्चर कहलाती है बोमेन संपुट, बोमेन कैप्सूल। क्या कहलाती है दोस्तों, मेलपी की बॉडी जो है ऊपर की ओर प्यालेनुमा स्ट्रक्चर में रूपांतरित हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं, बोमेन संपुट। बोमेन संपुट जो है उसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। जो आंतरिक कोशिकाएं होती हैं वो पोडोसाइट्स कहलाती हैं, और बोमेन संपुट में छोटे छोटे गुच्छेनुमा स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसे कहते हैं ग्लोमेरुलस। तो आप दोबारा देख सकते हैं इस चीज को कि जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन की हम स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो मेलपी की बॉडी प्यालेनुमा स्ट्रक्चर का निर्माण करती है, जिसे बोमेन संपुट कहेंगे। बोमेन संपुट में गुच्छेनुमा संरचना ग्लोमेरुलस कहलाती है। आगे बढ़े, देखिए चित्र में आप लोग कि दूसरा जो नीचे की ओर हिस्सा है वो ग्रीवा है। जो ग्रीवा इस तरह जिसमें छोटे छोटे सीलिया पाए जाते हैं, जिनसे क्या होगा, जो है छनने की जो प्रक्रिया वो होगी। उसके बाद जो अंतिम ट्यूबुलर जो नलिकाकार भाग है 3 भागों में बटा हुआ है, पीसीटी, हेनले का लूप और डीसीटी। तो इस तरह से कहने का मतलब है मूत्र का निर्माण होगा और मूत्र जो है छनने की प्रक्रिया होगी, और जो एक पर्टिकुलर क्रियाविधि के माध्यम से और जो उत्सर्जन का कार्य होगा। तो हम थोड़ा स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे कि हमने क्या लिया है, पहला उत्सर्जन अंग वृक्क। वृक्क की पहले अपन ने बात करी, क्या बात करी कि भाई वृक्क संख्या में कितने होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं। 150 ग्राम इनका वजन होता है, लगभग जो है आमाप की हमने बात करी, 4 से 11 सेंटीमीटर इनका आमाप होता है। इस तरह के जनरल जो क्वेश्चंस हैं वो अपन ने बात करी। वृक्क की संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है। नेफ्रॉन की संख्या कितनी है, नलिकाकार संरचना है, कितने पार्ट्स हैं नेफ्रॉन के, तो वो हमने बात, कितने टाइप्स की होती है नेफ्रॉन का जो ऊपरी भाग बोमेन संपुट, जिसमें पाए जाने वाली गुच्छेनुमा संरचना क्या कहलाती है, ग्लोमेरुलस। तो इस तरह की हमने बात करी। अब थोड़ा सा हम इस किडनी वाले मैटर को थोड़ा और बढ़ाते हैं। तो आप लगातार इसके स्क्रीनशॉट लेते रहिए, फटाफट जल्दी से, जिससे हम टॉपिक को जल्दी से आगे कवर कर सकें। तो आप स्क्रीनशॉट ले लिए फटाफट इसका, ठीक है। तो मिटाता हूं मैं, अब इसको हटाता हूं, आगे बढ़ते हैं। तो वृक्क के बाद में जो दूसरी जो है स्ट्रक्चर, वो दूसरी जो नलिका है वो क्या कहलाएगी, तो दूसरा क्या हो गया पोर्शन, मूत्र नलिका, यूरेटर। क्या कहेंगे इनको, यूरेटर। तो मूत्र नलिका है। तो देखिए आप लोग यहां से, तो ये वृक्क हो गया, वृक्क से इस तरह से ये नलिका जा रही है, वृक्क से जो है एक नलिका है जो नीचे की ओर जाएगी। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको क्या कहेंगे, मूत्र नलिका कहेंगे, यूरेटर इसको अपन कह सकते हैं। देखिए जो मूत्र नलिका है, इसका अग्र जो भाग है ये आगे की तरफ फैल गया है, कीपनुमा आकृति ले ली है इसने। कैसी आकृति ले ली है, कीपनुमा। तो ये कीपनुमा आकृति वाला भाग क्या कहलाता है, पेल्विस। अभी बात की है हमने। तो ये जो कीपनुमा भाग क्या कहलाता है, पेल्विस। तो ये स्ट्रक्चर पेल्विस कहलाएगी, जो कि किडनी से जाकर और कहां हो जाएगी, कनेक्ट हो जाएगी। तो देखिए आप लोग कि ये स्ट्रक्चर क्या होगी, पेल्विस, जो कि किडनी से आकर जो है कनेक्ट हो गई है। दूसरी चीज, वृक्क में जो मूत्र नलिका है उनमें जो मूत्र की गति होगी वो कौन सी गति होगी, क्रमाकुंचन गति। कौन सी गति होगी, क्रमाकुंचन गति करता हुआ अपशिष्ट पदार्थ जो है वो आगे की ओर प्रवाहित होगा, ठीक है। इसके अलावा मूत्र नलिका
छोटे छोटे छिद्रों में आगे जाके खुल जाएगी, जो कि छिद्र तिरछे होते हैं। तिरछे कैसे छिद्र होते हैं? तिरछे, जिससे मूत्र क्या होगा? मलाशय में नहीं जा पाएगा। कहाँ नहीं जा पाएगा? मलाशय में। दोबारा देख लीजिए, 2-3 क्वेश्चंस हैं इसमें कि भाई जो मूत्र नली का यूरेटर का जो अग्र भाग है वो क्या कहलाता है? पेल्विस कहलाता है। क्या कहलाता है? पेल्विस। ठीक है, पेल्विस कहलाता है। और इसमें मूत्र कौन सी गति दर्शाता है? क्रमाकुंचन गति दर्शाएगा। कौन सी गति दर्शाएगा? क्रमाकुंचन गति। और निचले की ओर, नीचे की ओर जो छिद्र हैं वो तिरछे होंगे, जिससे मलाशय में मूत्र नहीं जा पाएगा। तो दूसरा भाग क्या हो गया है यहाँ पर? मूत्र नली का। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरा भाग। तीसरा भाग क्या होगा? जहां पर संग्रह होने वाला है। तो तीसरा भाग क्या हो जाएगा इसका? तीसरा भाग क्या होगा इसका? तो तीसरा भाग कौन सा हो गया? मूत्राशय, यूरेनरी, क्या हो गया? यूरेनरी ब्लैडर। ठीक है, तो ये यूरेनरी ब्लैडर की अगर बात करें तो एक थैलीनुमा भाग है, जो कि किडनी के निचले हिस्से में पाया जाएगा। यूरेनरी ब्लैडर जो है थैलीनुमा भाग है, जिसमें एक तिकोनी संरचना पाई जाती है, जिसको ट्राइगोन वेस्की कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसको ट्राइगोन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर कि जो मूत्राशय में पाए जाने वाली तिकोनी संरचना क्या कहलाती है? ट्राइगोन वेस्की। देखिए दोस्तों, मूत्राशय की जो धारण क्षमता है, यानी कि मूत्र धारण करने की जो क्षमता है, उसमें जो समाहित होने का, उसका हम आप लगभग 700 से 800 ml जो मैक्सिमम धारण करने की क्षमता है। परंतु जब मूत्राशय में 200 से 300 ml मूत्र इकट्ठा हो जाएगा तो संकेत मिलना प्रारंभ हो जाएंगे अनैच्छिक ऐच्छिक पेशियों के माध्यम से मस्तिष्क को, और इसी को मूत्र त्यागना कहेंगे हम लोग। तो कहने का देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन जाते हैं बहुत अच्छे कि मूत्राशय की टोटल धारण क्षमता कितनी हो गई? 700 से 800 ml, और संकेत कितने पर होगा? 200 से 300 ml पर मूत्र का जो यहाँ पर संचय होगा, तो वहां से संकेत मस्तिष्क को प्राप्त होंगे। तो ये मूत्राशय हो गया। तो तीसरा पॉइंट क्या हो गया? मूत्राशय। दोबारा देख ली एक बार। पहले पॉइंट की अपन ने बात करी वृक्क की, दूसरा जो बात करी अपन ने मूत्र नली का, और तीसरा क्या हो गया? मूत्राशय। तो यहां तक मूत्र पहुंचता है। उसके बाद जो चौथा जो पॉइंट है वो है मूत्र मार्ग। तो मूत्र मार्ग की अगर बात करें तो अंतिम भाग हो गया। पेनिस के कारण जो है पुरुषों में मूत्र मार्ग की लंबाई अधिक होगी महिलाओं की तुलना में। तो मूत्र मार्ग अंतिम भाग होगा, जिसके माध्यम से मूत्र का क्या किया जाएगा? उत्सर्जन किया जाएगा। तो इस तरह से कहने का मतलब हम इसकी स्ट्रक्चर को थोड़ा देख सकते हैं। तो स्ट्रक्चर से संबंधित हम क्वेश्चन आप आराम से पुटअप कर सकते हैं। आप लगातार स्क्रीनशॉट लेते रहे फटाफट, जिससे हम लोग स्ट्रक्चर को, इसको पूरी को कंप्लीट कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ पर हम मैकेनिज्म की बात करते हैं कि भाई इसकी जो कार्यकी कैसे है। ठीक है, देखिए एक चीज है यहाँ पर, थोड़ा सा हमको जनरल वे में नहीं चलना है, जनरल साइंस के हिसाब नहीं, साइंस के हिसाब से चलना है पूरा। ठीक है, आप रीट लेवल की अगर बात करें या फिर हम सेकंड ग्रेड की बात करें, तो रीट लेवल की अगर बात करें तो थोड़ा सा लेवल उठा के चलना है। तो स्ट्रक्चर और मैकेनिज्म हमको दोनों की दोनों क्लियर होनी चाहिए। तो हम मैकेनिज्म की बात करेंगे। अब सारी की सारी क्या है, मतलब जो है कार्य की क्या है, मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, तो मैकेनिज्म की बात करते हैं। मैकेनिज्म देखते हैं हम मूत्र निर्माण की क्रियाविधि। मूत्र निर्माण को हम समझते हैं किस तरह से मूत्र का निर्माण होगा। देखिए दोस्तों, हमारे मूत्र के निर्माण में जो अशुद्धि, यानी कि मूत्र का निर्माण किससे हो रहा है? यूरिया से। मतलब रक्त में पाए जाने वाला जो यूरिया है, रक्त में जो पाए जाने वाला यूरिया है, यही मूत्र का निर्माण करने वाला है, इससे मूत्र का निर्माण होगा। तो देखिए पहला जो प्रोसेस है वो है परानिस्पंदन। इसके तहत क्या होगा, देखिए आप समझना थोड़ा सा। बोमेन संपुट में जो ग्लोमेरुलस है, जो गुच्छेनुमा संरचना है, बोमेन संपुट में जो है गुच्छेनुमा जो संरचना पाई जा रही है ग्लोमेरुलस, उसमें रक्त जो है अधिक मात्रा में प्रवेश करता है और कम मात्रा में जिसका निकास होता है। आप समझना, थोड़ा शॉर्टली समझा रहा हूं इसको। देखिए अधिक मात्रा में रक्त जो है, अशुद्ध रक्त जो है वो प्रवेश करेगा और कम मात्रा में शुद्ध रक्त बाहर निकलेगा। अब आप एक चीज देखिए, अगर किसी छोटे से बंद पात्र में अधिक मात्रा में प्रवेश करे और कम मात्रा में निकले, तो यहाँ पर जो मटेरियल है वो इकट्ठा होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ काफी सारा जो रक्त है वो इकट्ठा हो जाता है, और जब रक्त इकट्ठा हो जाता है तो एक प्रेशर उत्पन्न हो जाता है ग्लोमेरुलस में, जिसका मान है कितना? 70 mm Hg का ग्लोमेरुलस में दाब उत्पन्न हो जाता है, जो कि रक्त को छानने के लिए पर्याप्त है।
तो आप समझ सकते हैं कि भाई अधिक मात्रा में इस गुच्छेनुमा ग्लोमेरुलस में रक्त इकट्ठा होता है या आता है और कम मात्रा में निकलता है, तो जिससे 70 mmHg का दाब उत्पन्न हो जाता है, जो कि रक्त छानने के लिए उपयुक्त होता है। और इसके विपरीत 30 mmHg का दाब जो है वो कोलाइडी जो परानिषंदन दाब है वो उत्पन्न होता है। तो इस तरह से नेट जो दाब है वो 20 mmHg का दाब उत्पन्न हो जाता है, जो कि रक्त को छानने का कार्य कर देता है। अब रक्त छलने के पश्चात जो ग्लोमेरुलस में जो फिल्ट्रेट इकट्ठा होता है, वो जैसे ग्लूकोज है, साल्ट है, अमीनो एसिड्स हैं, H2 है, विटामिन हैं, हार्मोन्स हैं, ये सारे पदार्थ जो है वो ग्लोमेरुलस में इकट्ठे हो जाते हैं। तो इस तरह से क्या हुआ, रक्त में से मैक्सिमम जो मैटर है वो खींच लिया गया है, इकट्ठा कर लिया गया है, एक पर्टिकुलर प्रेशर उत्पन्न होने के कारण इकट्ठा हो गया। ठीक है, दूसरा जो प्रोसेस आता है वो आता है पुनर्अवशोषण। अब देखिए आप थोड़ा आप समझना इसको। इस प्रोसेस के तहत रक्त में से बहुत ज्यादा मटेरियल को इकट्ठा कर लिया गया है, खींच लिया गया है, वो पूरा की पूरा मूत्र निर्माण नहीं करेगा। उसमें से 99% जो फिल्ट्रेट है उसको दोबारा अवशोषित कर लिया जाता है और 1% जो भाग है वो मूत्र निर्माण में चला जाता है, हेनले के रूप में जिसका निर्माण होने वाला है। तो आप समझ सकते हैं दो भागों में परानिष्पंदन और पुनर्अवशोषण, इसके माध्यम से मूत्र का निर्माण होगा और इस प्रकार एक मूत्र का जो उत्सर्जी मैटर है उसका निर्माण होगा। तो हम मूत्र की ओर बात कर लेते हैं कि भाई मूत्र होता क्या है, किस प्रकार जो है बनता है। मूत्र की अगर बात करें तो मात्रा कितनी होती है, लगभग 1.5 से 2 लीटर मूत्र त्याग करता है एक स्वस्थ व्यक्ति 24 घंटे में। एक दिन में लगभग 1 से 1.5 से 2 लीटर मूत्र त्याग करता है। जिसका पीला रंग, मूत्र का बहुत पुराना बहुत ओल्ड क्वेश्चन है कि मूत्र का पीला रंग किसकी वजह से होता है, तो एक वर्णक है यूरोक्रोम वर्णक, जिसके माध्यम से मूत्र का रंग कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, जो ताजा मूत्र है, ताजा मूत्र जो है मूत्र अगर त्यागा जाए तो उसमें जो गंध होगी, ताजा मूत्र में गंध किसकी होती है, तो ताजा मूत्र में गंध किस वजह से होती है, यूरेनाइड। यूरेनाइड जो है, यूरेनाइड की वजह से ताजा मूत्र में गंध होती है। और इसके अलावा मूत्रालय जो होते हैं, टॉयलेट जो होते हैं मूत्रालय, उनमें जो गंध होती है वो किसकी होती है, अमोनिया की। थोड़ा सा आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो यूरिया है, यूरिया ये नाइट्रोजन से क्रिया करके क्या बना लेता है, NH3 अमोनिया बना लेता है। तो जो मूत्रालय में जो गंध आती है वो किसकी आती है, NH3 की, अमोनिया की। ठीक है, तो थोड़ा देखिएगा, मूत्र का हल्का पीला रंग किसकी वजह से है, यूरोक्रोम की वजह से, ताजा मूत्र में गंध यूरेनाइड की वजह से, मूत्रालय में गंध अमोनिया की वजह से। ठीक है, इसके अलावा संगठन और देख लीजिए इसका, तो जल जो है लगभग 96%, यूरिया 2% है और इसके अलावा शेष 2% में यूरिक एसिड, क्रिएटिन या और जो अकार्बनिक लवण है वो सारे की सारे मिलकर मूत्र का निर्माण करेंगे। पीएच की अगर बात करें तो लगभग 6.0 जो है मूत्र का पीएच है, जिसकी परास हम देख सकते हैं 5.8 से 7.2 परास मूत्र की पाई जाती है, यानी कि इतना पीएच इसका चेंज होता रहता है। तो हम मूत्र की अगर बात कर लें, ठीक है, हमने ग्लैंड्स पढ़ी कि जो मूत्र स्त्रवण में कंट्रोलर जो हार्मोन है वो कौन सा है, एडीएच हार्मोन। एडीएच हार्मोन जो है वो मूत्र स्त्रवण को कंट्रोल करता है या मूत्र स्त्रवण की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो इस तरह के कुछ जनरल क्वेश्चंस थे उत्सर्जन तंत्र से। तो ये हमारा उत्सर्जन तंत्र यहाँ समाप्त होता है। तो आप लगातार देखते रहिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, फटाफट जल्दी जल्दी से। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक। हमने आज के टॉपिक की बात करी, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो मैं बता रहा था, उत्सर्जन तंत्र हमने पूरा देखा, इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करी और मैकेनिज्म के बारे में भी बात करी। तो आप क्वेश्चंस पुटअप करते रहें। जब ये पूरी जो फिजियोलॉजी हो जाएगी तो मैं नए कुछ क्वेश्चंस की एक सीट भी क्रिएट करूँगा आपके सामने। तो आप लगातार वीडियोस को देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जो नए व्यूअर्स हैं वो लगातार देखें, फटाफट इनको जो है वो लगातार इनको क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। मैं विशाल शर्मा स्वागत करता हूँ आप सभी का।